दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें हेल्कोलैंड आइलैंड को दिखाया जाता है, जहां पर गिने चुने 513 लोग रहते हैं। क्योंकि आज से तकरीबन 10 साल पहले पूरी दुनिया में ज़ोंबी वायरस फैल गया, जिससे पूरी दुनिया की आबादी लगभग खत्म ही हो चुकी थी। लेकिन जो लोग सरवाइव कर गए वो ज़ोंबी से बचने के लिए आइलैंड पर शिफ्ट हो गए, जिसका नाम होता है हेल्कोलैंड आइलैंड। तो यहाँ पर इन 513 लोगों ने अपनी एक सोसाइटी बना ली। वो खेती वगैरह करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन खाने पीने का सामान बहुत ही ज्यादा कम था। इसलिए इस आइलैंड पर तकरीबन 513 लोग ही रह सकते हैं। एक इंसान भी फालतू हो गया तो इनके लिए खाने के लाले पड़ सकते हैं, क्योंकि इस आइलैंड पर सिर्फ 513 लोगों का खाना ही सप्लाई होता था। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि जब भी इस आइलैंड पर कोई नया बच्चा पैदा होता तो इन 513 लोगों में से किसी बूढ़े आदमी को या वोटिंग के जरिए किसी एक आदमी को अपनी जान देनी होती थी, ताकि इस आइलैंड की आबादी को कंट्रोल में रखा जा सके। इस टाइम हमें एक कमेटी रूम दिखाया जाता है और वहाँ एक बोर्ड के ऊपर उन 513 लोगों के नाम लिखे होते हैं और उनके आगे कुछ पॉइंट्स भी दिए गए होते हैं। और ये पॉइंट्स उन लोगों को दिए जाते थे जो कोई अच्छा काम करते और उस इंसान का नाम टॉप पर आ जाता, जबकि कम रैंकिंग वाले इंसानों के ज्यादा चांस होते थे कि कोई नया बच्चा पैदा होने पर उन्हें मार दिया जाएगा। इस सारी कम्युनिटी को मैनेज करने के लिए एक कमेटी भी थी, जिसकी लीडर है एक बेट्रेस नाम की औरत। खैर, अब हमें कहानी के 15 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पूरे 513 लोग एक हॉस्पिटल के अंदर जमा हुए होते हैं, क्योंकि आज एमिली नाम की लड़की अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है। इस पूरे सीन को लोना नाम की एक लड़की अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही होती है। अब रूल के हिसाब से जब कोई बच्चा पैदा होता है तो किसी दूसरे इंसान को अपनी जान देनी होती है। इसलिए एमिली के पिता अब खुद अपनी जान देने के लिए राजी हो जाते हैं और एक चट्टान से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। वहीं हॉस्पिटल में एमिली एक बच्चे को जन्म देने के बाद एक दूसरे बच्चे को भी दुनिया में ला रही होती है, क्योंकि उसे जुड़वा बच्चे पैदा हुए होते हैं। ये देखकर बेट्रेस एक बार फिर से कमेटी बिठाती है और सभी लोगों से इस बारे में बात करती है। काफी देर तक सोचने के बाद वो सभी लोग वोटिंग पर राजी हो जाते हैं, ताकि वोटिंग के जरिए पता चल सके कि किस इंसान को अपनी जान देनी होगी। अब दूसरी तरफ हमें क्रिश्चियन और हेनरिक नाम के दो दोस्तों को दिखाया जाता है, जो कि बोर्ड के ऊपर अपनी रैंकिंग देख रहे थे। क्रिश्चियन की रैंकिंग 512 नंबर पर थी और ये देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने दोस्त हेनरिक से कहता है कि अगर मुझे मारने के लिए चुना गया तो मैं अपनी जान नहीं दूंगा। लेकिन हेनरिक उसे वार्न करते हुए कहता है कि पिछली बार एक आदमी ने इस तरह बचने की कोशिश की गई थी और इन लोगों ने फिर उसे जबरदस्ती एक पिंजरे में बंद करके समंदर में फेंक दिया था। इसके बाद हम 512 नंबर पर मौजूद एल्सी नाम की एक बूढ़ी औरत को देखते हैं, जिसकी अब काफी उम्र हो चुकी थी, इसलिए अभी सभी लोग उसे बिल्कुल ही यूजलेस समझते थे। वहीं सबसे आखिर पर जिसका नाम होता है यानी कि 513 नंबर, वो था इटियन, जो कि एक वर्कर है और सभी लोगों ने वोटिंग करके उसे क्रिमिनल घोषित कर दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मार्क और उसके बेटे लाइनर्स पर। ये दोनों एक लैब के अंदर उस ज़ोंबी वायरस का एंटीडोट ढूंढ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें जूड्रिक नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ की अथॉरिटीज में से एक थी। कुछ देर के बाद वो मार्क के साथ सभी शहर के लोगों को दवाइयाँ देने के लिए जाती है और जब ये दोनों एटियन के घर पर पहुँचते हैं तब इन्हें देखकर एटियन की वाइफ लिसा जूड्रिक पर गुस्सा करने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से एटियन जैसा हार्ड वर्किंग इंसान आज वो आखिरी रैंक पर आया है और इसलिए इन्हें सजा के तौर पर राशन भी कम मिलता है। जूडिट उसे जवाब में कहती है कि एटियन ने दवाई चोरी की थी और इसीलिए उसे क्रिमिनल माना गया है। लेकिन लिसा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ मेरे लिए दवाई चोरी कर रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने उसे दवा देने से मना कर दिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एमिली पर, जो कि अपने कमरे में मजे से सो रही थी। तभी यहाँ पर एलिसी आकर एक बच्चे को उठाकर चुपचाप अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन तभी एमिली की आंख खुल जाती है और वो जल्दी से अपना बच्चा उससे छीन लेती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि एल्सी वोटिंग के चक्कर में उसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन एल्सी उससे कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। इधर मारिक अपने लैब से दवाई छुपा कर लाता है और उसे लोरी नाम की एक लड़की को बेच देता है, लेकिन उसे ये सब करते हुए जूडिथ देख लेती है, इसलिए वो जल्दी से सुपरमार्केट में मौजूद बेट्रेस के पास जाती है और मारिक ने जो कुछ किया वो सब कुछ बता देती है। लेकिन बेट्रेस उसे कहती है कि ये बात तुम किसी को मत बताना, क्योंकि इस वक्त हमें मारिक की जरूरत है, लेकिन हाँ, हम एक न एक दिन उसे सजा जरूर देंगे और उसके बाद मैं उसकी जगह तुम्हें दे दूंगी। उन दोनों की ये बातें क्रिश्चियन और हेनरिक भी सुन रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एक बच्चा गिर जाता है और उसका सारा सामान टूट जाता है। ये देखकर हेनरिक को एक आइडिया आता है और वो क्रिश्चियन से कहता है कि अबे जा उसकी मदद कर और थोड़े से पॉइंट कमा ले, यही अच्छा मौका है, तुम जल्दी से जाकर उस बच्चे की मदद करो। हेनरिक की बात मानकर क्रिश्चियन भी ऐसा ही करता है और उस लड़के को अपना खाना दे देता है। जब
जब बेट्रिस उन्हें ऐसा करते हुए देखती है तो उसे काफी ज्यादा खुशी होती है, इसलिए वो हेनरिक और क्रिस्टियन को एक्स्ट्रा पॉइंट देने का ऐलान करती है। तभी हेनरिक की नजर एटियन और लिसा पर पड़ती है जो कि इसी स्टोर में आए होते हैं। यहाँ पर हेनरिक काफी अच्छे से जानता था कि लिसा को राशन बहुत ही ज्यादा कम मिल रहा है, इसलिए वो उनके पास जाकर उनसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस पर लिसा मना कर देती है, लेकिन पीछे खड़ी बेट्रिस इनकी बातें सुन रही होती है और वो हेनरिक पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हेनरिक असल में बेट्रिस का ही बेटा है। तभी हमें लैब के अंदर पीटर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे जबरदस्ती बाहर की दुनिया से यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के तौर पर लाया जाता है और उसके ऊपर अलग अलग वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ हेनरिक लिसा के पास जाकर उसे खाना ऑफर करता है और बदले में इंटीमेट होने के लिए कहता है, लेकिन वो इसके लिए मना कर देती है। लेकिन हेनरिक फिर भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अचानक वहाँ पर सायरन बजने लगता है और उसे लिसा को छोड़कर बॉर्डर की तरफ भागना पड़ता है क्योंकि वो एक सोल्जर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग आइलैंड पे घुसने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें सोल्जर्स की लीडर मिया वापस लौटने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनते और बैरियर काटने लगते हैं और ये देखकर मिया एक आदमी को शूट कर देती है और फिर सभी लोग वापस भागने लगते हैं। लेकिन हेनरिक अपने मजे के लिए एक एक करके सभी को शूट करने लगता है। अब वोटिंग का दिन आ जाता है और सभी लोग एटियन के खिलाफ वोट कर देते हैं, यानी अब उसे अपनी जान देनी होगी। लिसा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसलिए वो हॉल में बैठे हुए सभी लोगों से कहती है कि मेरा हस्बैंड बेगुनाह है, वो तो बस मेरे लिए दवाइयाँ ला रहा था। साथ ही इस बात का खुलासा करती है कि उसने हेनरिक को मारने के लिए वोट किया था क्योंकि उसने खाने के बदले लिसा के साथ अल्टीमेट होने की बात की थी। ये सुनकर हॉल में जितनी भी लेडीज मौजूद होती हैं, वो हेनरिक के खिलाफ बोलने लगती हैं। इसलिए बेट्रिस को ना चाहते हुए भी अपने बेटे हेनरिक को आइलैंड से निकालना ही पड़ता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लैब पर, जहाँ पर ज्यादा एक्सपेरिमेंट की वजह से अब पीटर की मौत हो चुकी थी। यह देखकर मारिक को काफी बुरा लगता है और वो उसकी डेड बॉडी को जलाने लगता है और उसके बाद वो अपने घर आ जाता है, जहाँ पर उसका बेटा लाइनस उसे मिया की टीम के साथ बाहर की दुनिया में जाने के लिए परमिशन मांगता है, लेकिन मारिक यहाँ पर इसके लिए मना कर देता है। लेकिन लाइनस उसकी एक नहीं सुनता और अगले ही दिन कुछ सोल्जर्स के साथ बायो सूट पहनकर उनकी बोट पर चला जाता है। अब उनके साथ हेनरिक भी था जिसे ये लोग सजा के तौर पर बाहर छोड़ने के लिए जा रहे थे और वो कुछ देर के बाद मेन लैंड पर भी पहुंच जाते हैं, जिसके बाद एक सोल्जर हेनरिक से कहता है कि वो अब बोट से उतरकर नीचे चला जाए, लेकिन यहाँ पर वो बोट से उतरने के लिए तैयार नहीं होता। ये देखकर हंस नाम का एक सोल्जर गुस्से में उसे मारने लगता है क्योंकि उसने इसकी बहन के साथ भी कुछ गलत काम किया था और फिर हेनरिक यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ बेट्रिस अपने एक एम्प्लॉय के साथ वाटर सप्लायर के एक चीफ इंजीनियर से मिलती है क्योंकि अब पानी का मीटर खराब हो चुका था। बेट्रिस जब उस इंजीनियर से बात कर रही होती है तब उसकी नजर एक रेडियो पर पड़ती है, जिसे देखकर वो थोड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि इस आइलैंड पर रेडियो रखना इनलीगल होता है। अब चीफ मीटर को ठीक करने के बाद बेट्रिस से अपनी वाइफ को इस आइलैंड पर लाने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सोल्जर्स को दिखाया जाता है। तो अब यहाँ पर सभी सोल्जर्स लाइनस को इसी बोट पर रोकने के लिए कहते हैं और खुद पूरे शहर में घूमने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात अर्ल नाम के एक आदमी से होती है। ये सोल्जर्स उसे खाने का कुछ सामान देते हैं और इसके बदले में अर्ल ने 2 बड़े बड़े बक्से और कुछ दवाइयाँ भी देता है। वहीं दूसरी तरफ लाइनस जो कि अपने सोल्जर्स का उसी बोट पर इंतजार कर रहा था, लेकिन वो इंतजार करने के बाद भी जब वो लोग वापस नहीं आते तो वो बोट से उतरकर आसपास घूमने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात मोजिक नाम के एक आदमी से होती है। वो लाइनस को एक दवाई की बोतल देता है और कहता है कि मेरे पास ऐसा पूरा कंटेनर है जिसमें ऐसी कई सारी दवाइयाँ हैं, तुम अगर इन्हें पीना चाहते हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये सुनकर लाइनस मोजिक के साथ उस शिप पर चला जाता है, जहाँ पर मोजिक उसे काफी सारी वो दवाइयाँ दिखाता है, लेकिन वो लाइनस के सामने एक शर्त रखता है और उससे कहता है कि और इसके बदले मुझे और मेरे दोस्तों को उस आइलैंड पर लेकर जाना होगा। जिसके बाद काफी सारे लोग बोट से बाहर निकल आते हैं। ये देखकर लाइनस बिना टाइम वेस्ट किए फौरन यहाँ से भाग जाता है, लेकिन तभी वो सोल्जर्स अपनी बोट की तरफ जा रहे होते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी एक सोल्जर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सही वक्त पर बाकी सोल्जर्स उसे शूट कर देते हैं और किसी तरीके से बोट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लाइनस मौजूद नहीं होता है। उससे पहले कि ये लोग उसे ढूंढ पाते, वहाँ पर काफी सारे सिटीजन्स आ जाते हैं जो कि इनकी तरफ आ रहे थे। ये लोग लाइनस को बिना लिए वहाँ से निकल जाते हैं और बोट की आवाज सुनकर लाइनस जल्दी से शिप से बाहर निकल आता है और भागते हुए बोट के ऊपर छलांग लगा देता है। लेकिन उसके पीछे पीछे मौजिक भी आ जाता है जो कि बोट के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर्स उसे शूट करके मार डालता है। लेकिन तभी
उनकी नजर लाइनस के सूट पर जाती है जो कि अब पूरे तरीके से फट चुका था। उसके फटे हुए सूट को देखकर सोल्जर्स को लगता है कि कहीं वो इन्फेक्टेड ना हो गया हो, इसलिए वो उसको एक इंजेक्शन देकर वहीं पर बेहोश कर देते हैं और आइलैंड पर वापस लाने के बाद वो उसे लैब के अंदर भेज देते हैं। इसके बाद मारिक अपने बेटे से मिलने के लिए आता है। तब लाइनस उसे मोजे की द्वारा दी गई वो दवाई दिखाता है और उसके साथ जो कुछ भी शिप पर हुआ वो सब बताता है। ये देखकर मारिक तुरंत उस दवाई को टेस्ट करता है और उसे पता चलता है कि ये असली वैक्सीन है। इसलिए वो बेट्रिस के पास जाकर दोबारा अपने सोल्जर्स को उस शिप पर भेजने के लिए कहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा दवाई को यहाँ पर लाया जा सके, लेकिन बेट्रिस इसके लिए मना कर देती है क्योंकि उसका पिछली ट्रिप में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। इधर दूसरी तरफ हम अर्ल के गार्ड्स को देखते हैं जहाँ पर उन्हें पानी के अंदर मोजिक की लाश मिलती है और उसके हाथ में उन्हें दवाई की बोतल भी मिलती है, जिसे देखने के बाद अर्ल अपने गार्ड्स को ऐसी और दवाइयाँ ढूंढने के लिए बोल देता है। वहीं दूसरी तरफ हम एंड्रिक को देखते हैं जो कि शहर में इधर उधर भटक रहा था। अभी उसे रास्ते में वेल्मा नाम की एक लेडी दिखाई देती है जो कि आम लोगों को कुछ न कुछ देकर उनकी मदद किया करती थी। हेनरिक उसके पास जाकर उससे मिलने जुलने लगता है और वो बूढ़ी औरत उससे खुश होकर उसे भी अपने साथ काम पर रख लेती है। इसके बाद वेल्मा उसे एक थिएटर में लेकर जाती है जो कि असल में उसका घर था। इसके बाद वो बार बार इसके सामने अर्ल का नाम लेने लगती है, जिसके बाद वो उसे अर्ल के बारे में पूछता है, लेकिन वेल्मा उसे कुछ भी नहीं बताती है। जैसे ही रात होती है हेनरिक को मौका मिलती ही वो उस बूढ़ी औरत को मार डालता है और उसका सारा सामान लेकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ लिसा बेट्रिस से मिलने के लिए जाती है और उसे जॉब ऑफर करते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे इस शहर की सारी इन्फॉर्मेशन दोगी तो उसके बदले मैं तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को एक अच्छी जिंदगी दे सकती हूँ। ये सुनकर लिसा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और इस जॉब के लिए मान जाती है। असल में ये सिर्फ बेट्रिस का एक प्लान होता है। इधर दूसरी तरफ अब लैब में लाइनस की जगह जूडिथ को काम पर रख लिया होता है और जब वो अर्ल के दिए हुए उन 2 बड़े बॉक्सेस को खोलती है तो उन बॉक्स में एक आदमी और एक लेडी को बंदी बनाकर भेजा गया होता है, जिन पर मारिक अब उन पर वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट करने लगता है। इससे पहले कि अब वो कुछ कर पाता तभी उस सोल्जर की डेथ हो जाती है और उसके पूरे शरीर पर लाल निशान बन जाते हैं, यानी कि वो वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। वहीं जब लाइनस अपनी बॉडी को देखता है तो उसे अपनी बॉडी पर सेम वैसे ही रेड निशान दिखते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो इसके बारे में किसी को नहीं बताता। इसके बाद हम एक काउंसिल की मीटिंग को देखते हैं जहाँ पर बेट्रिस और सोल्जर की मौत का जिम्मेदार मिया को ठहराते हुए कहती है कि उसने अपनी टीम को सही तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया होता, इसलिए वो सोल्जर इन्फेक्टेड हो गया। इसलिए बेट्रिस अब उसकी 100 पॉइंट कम कर देती है और उसे सजा के तौर पर जेल में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। तभी इस हॉल में मौजूद लोना की बेटी फियोना अचानक से खांसने लगती है, जिसे देखकर सभी को लगता है कि शायद वो भी इन्फेक्टेड हो गई है। इसीलिए सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन असल में फियोना प्रेग्नेंट थी, लेकिन अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए उसके बच्चे को इनलीगल माना जाएगा। इसी डर की वजह से वो अपने बॉयफ्रेंड टॉम के पास जाती है, लेकिन टॉम उससे वादा करते हुए कहता है कि वो उसका और उसके होने वाले बच्चे का ख्याल रखेगा। जिसके बाद हमें लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक्सपेरिमेंट की वजह से उन दोनों पेशेंट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और इन्हें देखकर मारिक जूडी से कहता है कि हमारे पास इतना ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए हमें जल्द से जल्द वैक्सीन बनानी ही होगी। इधर दूसरी तरफ अर्ल अब मोजिक के दोस्तों से मिलता है और वो उन्हें मोजिक की बॉडी दिखाकर कहता है कि इसे आइलैंड के लोगों ने मारा है। अगर तुम लोग मुझे दवाई के बारे में बता दोगे तो मैं तुम्हें तुम सबके जिंदा रहने में मदद करूंगा। ये सुनकर स्पार्क नाम का एक आदमी आगे आता है। वो अर्ल से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर इसके बदले तुम्हें मुझे उस आइलैंड पर लेकर जाना होगा। कुछ देर सोचने के बाद अर्ल इसके लिए राजी हो जाता है और दूसरी तरफ मारिक दूसरी तरफ जेल में मिया से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी जेल में सजा कम करा सकता हूँ, लेकिन इसके बदले मैं चाहता हूँ कि तुम मेन लैंड पर जाओ और उस शिप से वैक्सीन लेकर आओ। लेकिन मिया उस काम को करने के लिए मना कर देती है और हम इसके बाद हेनरिक को देखते हैं जिसे मेन लैंड के ऊपर कैनिबल नामी एक गैंग ने पकड़ लिया होता है। लेकिन हेनरिक अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलता है कि वो अर्ल का आदमी है। ये सुनकर कैनिबल गैंग उसे अर्ल से मिलवाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन अर्ल उसे जानता भी नहीं था, इसलिए अब वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वो जोर से चीख कर कहता है कि मैं बेट्रिस का बेटा हूँ और यहाँ पर गलती से आ गया हूँ। इसके बाद वो अर्ल को वेल्मा की मौत के बारे में बताता है कि वो वायरस की वजह से मारी जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर अर्ल पहले से ही सारी सच्चाई जानता
सकता था। इसलिए वो हेनरिक से कहता है कि तुम्हें आइलैंड से निकाला गया था और वेल्मा की मौत की वजह वायरस नहीं बल्कि तुम हो, तुमने उसकी जान ली है। ये सुनकर हेनरिक के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि अब वो समझ चुका था कि उसके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए आइलैंड के सभी सीक्रेट को बता देता है, जिससे खुश होकर वो हेनरिक को बख्श देता है। वहीं अब हम काउंसिल कमेटी को देखते हैं जो कि वाटर सप्लाई इंजीनियर के वाइफ से काइसो का इंटरव्यू ले रहे होते हैं क्योंकि उसे दवाइयों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी थी। लेकिन तभी कमेटी मेंबर्स को पता चलता है कि एक दूसरी कैंडिडेट ने भी इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है जिसका नाम डेनियला है। डेनियला असल में एक सर्जन है और यहाँ पर कमेटी मेंबर्स काइसो की जगह पर डेनियला को सिलेक्ट करते हैं और फिर उसे इस आइलैंड पर बुलाया जाता है। लेकिन उसकी शिप में दूसरी गैंग के 2 लोग छुप कर आ जाते हैं। इधर अपनी वाइफ को सिलेक्ट ना होता देख इंजीनियर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए अब वो मेन लैंड पर जाने का फैसला करता है। लेकिन बेट्रिस उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो अब पूरे आइलैंड पर एक इकलौता इंजीनियर था जो कि वाटर सिस्टम को ठीक कर सकता था। दूसरी तरफ अब एटियन को बेट्रिस की वजह से विंड मिल में एक नई जॉब मिल जाती है, जहाँ पर काम करने के दौरान उसे वहाँ पर एक शराब की बोतल मिलती है जिसे वो अपने बॉस को दे देता है। जिसके बाद बॉस उस बोतल की सारी शराब को पी लेता है और नशे की हालत में काम करने के लिए चला जाता है। इतने में ही यहाँ पर इंजीनियर हाथ में हथौड़ा लेकर विंड मिल में आ जाता है और गुस्से में विंड मिल की सभी मशीनों को तोड़ने लगता है। ये देखकर बॉस उसे रोकने के लिए जल्दी से सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसका पैर सीढ़ियों में फंस कर टूट जाता है। जिसके बाद उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में लाया जाता है और फिर मारिक उसकी सर्जरी करता है। लेकिन सर्जरी के दौरान उसकी नजर डेनियला पर पड़ती है। वो उसे देखता है कि वो बहुत ज्यादा घबरा रही है, इसलिए वो उससे इसकी वजह पूछता है। अब डेनियला उसे बताती है कि वो कोई सर्जन नहीं है, बस उसने ये सिर्फ किताबों में पढ़ा था। साथ ही वो मारिक से ये भी कहती है कि उसे पता है कि लाइनस इन्फेक्टेड है और वो इसके लिए मदद भी करना चाहती है, लेकिन मारिक उसकी सच्चाई किसी को भी न बताए। इससे पहले कि मारिक कुछ क्या पाता, यहाँ पर जूडिक आ जाती है और उसने इन दोनों की सारी बातें सुन ली होती है। इसलिए अब वो मारिक से कहती है कि मैं लाइनस के बारे में सबको बता दूंगी कि वो इन्फेक्टेड है। लेकिन तभी पीछे से डेनियला पीछे से अटैक करके उसे मार डालती है। जिसके बाद मारिक और डेनियला मिलकर उसकी लाश को पानी में फेंक देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है फियोना पर, जिसका मिस गैरेज हो गया था। जब मारिक उसे देखने के लिए जाता है तब फियोना की माँ उससे कहती है कि प्लीज इसके बारे में बेट्रिस को कुछ भी मत बताना, और इसके लिए मारिक भी मान जाता है। इधर बेट्रिस जब लैब में जाती है तो उसे दीवार पर एक टूटा हुआ दांत मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये दांत किसी और का नहीं बल्कि जूडिथ का है। इसलिए अब वो फौरन मारिक के पास चली जाती है और उससे जूडिथ के बारे में बात करते हुए कहती है कि वो कहीं गायब हो गई है, मुझे कहीं नहीं दिख रही और मुझे लगता है कि उसे गायब करने में तुम्हारा हाथ है। इस पर मारिक उसे बड़ी ही चालाकी से जवाब देता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी जरूरत है और तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर बेट्रिस शांत हो जाती है और कुछ देर सोचने के बाद कहती है कि वो जूडिथ का इल्जाम इंजीनियर पर डाल देगी और लिसा की मदद से वो लोगों को कुछ झूठे सबूत दिखाकर ये साबित कर देती है कि जूडिथ के मौत का जिम्मेदार इंजीनियर है। इसके बाद हम एटियन को देखते हैं जिसे विंड मिल का इंचार्ज बना दिया गया था। ये बात जब बॉस को पता चलती है तो वो गुस्से में एटियन के घर जाता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे जानबूझकर शराब की बोतल पिलाई ताकि मेरे साथ वो एक्सीडेंट हो जाए और तुम मेरी जगह ले सको। इस पर एटियन ना में जवाब देता है। अब अगले दिन इंजीनियर के पैरों को बांधकर उसे समंदर में डाल दिया जाता है और ये देखकर मारिक को काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसलिए अब वो लाइनस के पास जाकर उसे सब कुछ सच बताने के लिए फैसला करता है और इसके बाद हमें 15 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर एक दिन मारिक की मुलाकात सुपरमार्केट में काम कर रहे बेट्रिस से होती है। लेकिन वो उससे कुछ ज्यादा बात नहीं करता है और वो अपने लैब में आ जाता है जहाँ पर वो वैक्सीन बनाने में काम कर रहा होता है। इधर बेट्रिस अपने कुछ लोगों को साथ मिलाकर सुपरमार्केट को अपने कब्जे में ले लेती है और फिर यहाँ की फार्मेसी को भी हथिया लेती है। वहीं उसकी रिपोर्टर लोला उसके वीडियो रिकॉर्ड करके ये प्रूव करने की कोशिश करती है कि बेट्रिस इस आइलैंड का लीडर बनने के लिए काफी अच्छी है। लेकिन वो ये भी काफी अच्छे से जानती थी कि मारिस यहाँ की फार्मेसी में काम करता है और वो उसके रास्ते में आ सकता है। इसलिए बेट्रिस उसे एक ऑफर देती है कि वो अपनी मर्जी से दवाई बना सकता है, लेकिन वो उसके खिलाफ खड़ा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो मारिक उसकी बात मान जाता है, लेकिन आइलैंड पर जो मेयर था वो उसे अरेस्ट करने के लिए अपने अफसर भेज देता है। लेकिन यहाँ पर बेट्रिस बड़ी ही चालाकी से उसे ही फंसा देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मारिक की वाइफ पर, जो कि मेन लैंड पर रहकर वैक्सीन बना रही होती है कि तभी यहाँ पर कुछ गुंडे आकर उसे वहाँ पर मार डालते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेट्रिस लोर को इस आइलैंड की आबादी को कंट्रोल में रखने के लिए सिर्फ 5 से 13 लोगों को यहाँ पर रखने के लिए कहती है। पहले तो लोअर उसे ये सब करने से मना करती
देती है कि उसे आधे से ज्यादा आबादी को मारना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर बेट्रिस उसे धमकाती है और वो उसके लिए राजी हो जाती है। दोस्तों लॉर्ड यहाँ पर सबसे पहली मतलब के प्रेसिडेंट मान लो, किंग मान लो, यहाँ की ये वो होती है और यहाँ पर राजी होती ही बेट्रिस सभी लोगों को उस वायरस का इंजेक्शन लगाने लगती है और इस तरह कई लोग यहाँ पर मारे जाते हैं, जबकि कुछ की रिपोर्ट्स पॉजिटिव दिखाकर इस आइलैंड से बाहर निकाल दिया जाता है। ये देखकर मार्क जल्द से जल्द वैक्सीन बनाने के लिए काम करना शुरू कर देता है ताकि वो लोगों को बेट्रिस की सच्चाई बता सके, लेकिन इस बात को 15 साल बीत गए थे। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर उसके बेटे लाइनस की मौत हो चुकी थी और अब यहाँ पर मार्क अपनी पूरी कंफ्यूजन को रिकॉर्ड कर देता है, लेकिन यहाँ पर डेनियला आकर उस टेप के ऊपर गोली चला देती है क्योंकि वो आल की गैंग मेंबर है। इधर आल अपनी आगे की प्लानिंग को शुरू कर देता है और यहाँ पर इसी के साथ ये अजीबोगरीब कहानी यहाँ पर खत्म होती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और मिलते हैं ऐसी अगली मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।